हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। अब तक हमने लेक्चर 1 का पार्ट 1 देख लिया था और आज इस वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम एक स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। मॉलिक्यूल एक ही होता है लेकिन उसे कई सारे जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तब जा करके हम उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को, उनके करेक्टर को एक्सप्लेन कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होगा, C6H6 होता है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाए तो हम इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम अल्टरनेट करके लगा देते हैं, तो इस तरीके से हमें बेंजीन की शक्ल मिल जाती है। बेंजीन की इस शक्ल को देख करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बेंजीन के अंदर 3 जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं और 3 जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये देख करके आपको ये लगेगा कि यहाँ पर 2 टाइप का बॉन्ड लेंथ हमें मिलने वाला है, क्योंकि कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है वो छोटा होगा कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड से। अगर हम एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 134 पिकोमीटर होता है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 154 पिकोमीटर होता है। तो इस तरीके से हमारा प्रेडिक्शन ये होगा कि बेंजीन के अंदर 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ मिलेगी। एक होगा 134 पिकोमीटर और दूसरा होगा 154 पिकोमीटर। लेकिन जब हम बेंजीन के एक्सपेरिमेंटल डेटा को देखते हैं तब वहाँ पर हमें बेंजीन का सिर्फ एक ही बॉन्ड लेंथ मिलता है और वो होता है 139 पिकोमीटर। इसका मतलब जो अभी हमने प्रेडिक्शन किया था वो बकवास था, कोरी कल्पना थी और वो चीज़ गलत थी। अब हमें ये समझाना कि आखिरकार एक टाइप का यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कैसे मिला और वो बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर कैसे आ रहा है, इस चीज़ को हमें समझाना है। अब 139 पिकोमीटर देख करके हमें ये समझ में आ रहा है कि 139 पिकोमीटर जो है ये 154 पिकोमीटर से तो कम है लेकिन 134 पिकोमीटर से ये ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी, तभी उसकी बॉन्ड लेंथ जो है 139 पिकोमीटर आ रही है। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड कॉन्सेप्ट से, जिसको हम रेजोनेंस की फिनोमिना बोलते हैं। तो इस तरीके से एक रेजोनेंस जैसी फिनोमिना का यहाँ पर जन्म होता है। एक सिद्धांत आता है जिससे हमें यह पता चलता है कि आखिरकार बेंजीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो 139 पिकोमीटर कैसे हुआ। ना तो वो 134 हुआ ना तो वो 154 हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि रेजोनेंस की फिनोमिना इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करती है। अभी तक जो बेंजीन का हमने स्ट्रक्चर देखा था उसमें मैं नंबरिंग कर देता हूं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पर देखिए 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड दिख रहा है, 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड दिख रहा है, 5 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर से अगला स्ट्रक्चर जब बनाने जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को मूव करा देंगे। तो देखिए ये वाला पाई बॉन्ड अगर यहाँ पर चला आए और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर चला आए और यहाँ वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर चला आए, तब जाकर के हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इस तरीके से 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो अब चला आया 2 और 3 के बीच में। जो पाई बॉन्ड पहले 3 और 4 के बीच में था अब चला आया 4 और 5 के बीच में। जो पाई बॉन्ड पहले 5 और 6 के बीच में था वो चला गया 6 और 1 के बीच में। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बेंजीन के मिलते हैं। अब हम दोबारा फोकस करेंगे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर। कार्बन नंबर 1 और 2 पर पहले स्ट्रक्चर में क्या था, 2 बॉन्ड यहाँ पर दिख रहे थे, तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर पर जाएं तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में सिर्फ आपको एक बॉन्ड दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके सोचते हैं, पहले कितना था, 2 बॉन्ड था, बाद में कितना है, 1 बॉन्ड हो गया। तो दोनों को मिला करके अगर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक स्ट्रक्चर लगातार दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता रहेगा तो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में एक बार पाई बॉन्ड आएगा और एक बार सिग्मा बॉन्ड आएगा, फिर से एक बार पाई बॉन्ड आएगा, फिर से एक बार सिग्मा बॉन्ड आएगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में क्या होंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे। अगर ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे इस तरीके से तो इसके लिए हम एक सिंबल बनाते हैं कि देखो भाई जो पहला स्ट्रक्चर है वो दूसरे में जा रहा है और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो पहले में जा रहा है। तो इस तरीके से हमें एक रेजोनेंस का साइन मिलता है जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। क्योंकि ये पाई बॉन्ड लगातार घूमता जा रहा है इस वजह से इस 6 मेंबर रिंग के अंदर हम हर तरफ ऐसे डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, लगातार घूम रहा है। इसी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जिसमें हम एक सॉलिड लाइन से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, घूम रहा है।
अब हमें बेंजीन के ऑर्बिटल डायग्राम को देखना है और उससे एक्सप्लेनेशन निकालना है रेजोनेंस का। पहले हम ये देखते हैं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देखो भाई, इस कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। तीनों को मैंने ब्लैक कलर से बना रखा है ताकि आपको समझ में आ सके आसानी से। और जो हमारा पाई बॉन्ड है उसको हमने रेड कलर से बना दिया है। तो ये जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड। और 3 को लिखने का तरीका हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि आपको एक s लिखना और p कितने लिखने हैं, 2 लिखने हैं। एक s और p के 2 मिलकर के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका स्टेरिक नंबर। ये सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ रखे होते हैं। अब एक बात देखो, इस कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे वो तो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो एक p ऑर्बिटल बच जाएगा, क्योंकि p कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो जो p ऑर्बिटल बच जाता है वो पाई बॉन्ड बनाने के काम आता है। अब हम यही समझेंगे कि आखिरकार ये पाई बॉन्ड बना कैसे है। जो आपको ये बेंजीन दिख रहा है उस बेंजीन का हमें ऑर्बिटल डायग्राम आपको समझाना है। देखो भाई, इस वाले स्ट्रक्चर में जो ये सिग्मा बॉन्ड है उसको मैंने ब्लैक कलर से बना रखा है, और वही सिग्मा बॉन्ड डायरेक्टली मैं इस वाले ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाऊंगा, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर हम सिग्मा बॉन्ड को ना तो तोड़ते हैं ना तो बनाते हैं। इस वजह से उस पर हम चर्चा करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ पाई बॉन्ड पर फोकस करेंगे। देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर हम फोकस करेंगे। वहां पर आपको एक सिग्मा बॉन्ड दिखेगा, दूसरा वाला पाई बॉन्ड दिखेगा। पाई बॉन्ड को मैंने रेड कलर से यहाँ पे बना रखा है। तो इस रेड कलर के पाई बॉन्ड को हम ऑर्बिटल डायग्राम में ले जाएं तो उसके लिए हमें कार्बन नंबर 1 पर एक p ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा और कार्बन नंबर 2 पर भी एक p ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, और दोनों के बीच में हमें एक इंटरेक्शन दिखाना पड़ेगा जिससे वो पाई बॉन्ड बन पाए। इसी तरीके का पाई बॉन्ड आपको कार्बन नंबर 3 और 4 पर दिख रहा है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के ऊपर एक p ऑर्बिटल बनाएंगे और उनको हम क्या करेंगे, पाई इंटरेक्शन से जोड़ देंगे। नेक्स्ट, कार्बन नंबर 5 और 6 के बीच में भी हमें वही सिमिलर चीज करनी है। 5 पर भी एक p ऑर्बिटल बनाना है और 6 पर भी एक p ऑर्बिटल बनाना है। ये दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे से लैटरल ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। इस बेंजीन का एक दूसरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होता है जहां पर कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में अब क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड रहेगा। तो सिंपल सा करना है हमें, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में जो पहले हम पाई बॉन्ड दिखाते थे, अब वो पाई बॉन्ड हम नहीं दिखाएंगे। अब हम वो पाई बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में दिखाएंगे, कार्बन नंबर 4 और 5 के बीच में दिखाएंगे, और कार्बन नंबर 6 और 1 के बीच में दिखाएंगे। तो इस तरीके से इन दोनों बेंजीन का हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्बिटल डायग्राम मिल जाएगा। इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर के हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, इसी को हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और जो हमारे ये दो स्ट्रक्चर मिलते हैं इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के एक्चुअल स्ट्रक्चर को पाने में ये दोनों ही बेंजीन क्या करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इस वजह से इसको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। अब जो ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बना है, अगर इस रेजोनेंस हाइब्रिड का ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर वही नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड आप पहले दिखा दीजिए, और ऑर्बिटल्स के ऊपर वाले पार्ट में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे और नीचे वाले पार्ट में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो इस तरीके से जो बेंजीन के अंदर ये 6 मेंबर्ड रिंग है उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहेगा और उसके नीचे भी यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहेगा। तो इस तरीके से बेंजीन के रेजोनेंस हाइब्रिड का भी हम ऑर्बिटल डायग्राम बना ले जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रेजोनेंस की जो फिनोमिना है वो हाइपोथेटिकल है या वो रियल है, तो ध्यान रखना वहां पे आपको जवाब देना हाइपोथेटिकल है, क्योंकि हमने ये कहानी बनाई है एक्सपेरिमेंटल डेटा को देख करके। इस वजह से हम ये बोलेंगे जो हमारा रेजोनेंस की फिनोमिना है वो एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, और यहां पर हम सिर्फ पाई बॉन्ड का मूवमेंट कराते हैं, सिग्मा बॉन्ड का यहां पर मूवमेंट नहीं कराया जाता। अब अगला सवाल हमारे मन में ये आता है कि भाई ये रेजोनेंस की जो फिनोमिना है क्या ये हर मॉलिक्यूल के अंदर होगी? अगर हर मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होगी तो जिसके अंदर हो रही होगी उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी? हमारा अगला डिस्कशन कॉन्जुगेशन पर है। कॉन्जुगेशन जो है रेजोनेंस की एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन होगा तभी वहां पर रेजोनेंस होगा। जैसे हमने बेंजीन के अंदर देखा था कि दो पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, फिर से यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो अगला फिर से एक पाई बॉन्ड होगा, फिर दो पाई बॉन्ड के बीच में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड जरूर रहता है। इसका मतलब यहाँ पर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड रहेंगे और इसी अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड के इस सिस्टम को कॉन्जुगेशन बोल रहे होते हैं। अभी जो हमने बात की वो एक तरीके का कॉन्जुगेशन है, ऐसे 3 तरीके के कॉन्जुगेशन को हमें और पढ़ना है। तो चलिए पहला पढ़ लेते हैं कि कॉन्जुगेशन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो कि बेंजीन के अंदर हमने देखा भी था। तो यहाँ पर मैं 1,3-ब्यूटाडाइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है जिसको हमने एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में, फिर कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन उठ करके CH2 के ऊपर जाएंगे
जाएंगे तो इस तरीके से हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें 4 के ऊपर हमें एक नेगेटिव चार्ज मिलता है और एक पाई बॉन्ड मिलता है 2 3 के बीच में, और कार्बन नंबर 1 पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आपके मन में सवाल होगा आखिरकार कार्बन नंबर 1 पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। देखो भाई, हमने इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ मूव कराया, इसका मतलब हुआ कि कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन हमने आगे कर दिया 2 और 3 के बीच में, तो 1 पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो आगे चला गया। और 2 और 3 के बीच में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहा है तो वहां पर क्या बना रहा होगा, वो पाई बॉन्ड बना रहा होगा, क्योंकि उसने सिग्मा तो पहले ही बना रखा है। कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके CH2 के ऊपर चले जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी के ऊपर जाएंगे तो वो क्या बना रहा होगा, नेगेटिव चार्ज बना रहा होगा। इस वजह से हमें कार्बन नंबर 4 पर नेगेटिव चार्ज मिलता है, 2 3 के बीच में एक पाई बॉन्ड मिलता है, और कार्बन नंबर 1 पर हमें पॉजिटिव चार्ज मिल रहा होता है। अब हम सेकंड टाइप के कॉन्जुगेशन की बात करेंगे, कॉन्जुगेशन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के नाम पर हम यहाँ पर ले रहे हैं CH2+ और एक हमारे पास है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। इन दोनों को हम सिग्मा के थ्रू जोड़ देते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि हमने कॉन्जुगेट कर दिया एक कार्बोकैटायन को और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। देखिए, कार्बन नंबर 1 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, CH2+ की तरफ जाएंगे। सवाल आता है कि वो CH2+ की तरफ क्यों जाएंगे, तो क्योंकि भैया CH2+ के पास क्या है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, क्योंकि CH2 में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और उस कार्बन पर एक p ऑर्बिटल होगा जो कि वैकेंट होगा। उस वैकेंट p ऑर्बिटल की तरफ हम इलेक्ट्रॉन को क्या कराएंगे, फ्लो कराएंगे, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस तरीके से 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड था उसका इलेक्ट्रॉन CH2 की तरफ बढ़ेगा। अगर CH2+ को आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उसका चार्ज जो था पॉजिटिव चार्ज वो हट जाएगा, क्योंकि अब उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है। और इस तरीके से कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में हमें एक पाई बॉन्ड भी मिल जाता है, क्योंकि हमने कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। इस वजह से 1 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम थर्ड टाइप का कॉन्जुगेशन देखेंगे, जिसमें कॉन्जुगेशन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर के बीच में हमें पढ़ना है। आपको यहाँ पर लोन पेयर रखने वाला कोई ग्रुप या कोई एटम रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर NH2 लिया हुआ, एक पाई बॉन्ड लिया है, दोनों को हमने सिग्मा के थ्रू जोड़ दिया, तो हम बोलेंगे कि लोन पेयर रखने वाले ग्रुप को हमने पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट कर दिया। अब हमें इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। जब हमें लोन पेयर रखने वाले किसी भी सिस्टम की बात करनी हो तो हम लोन पेयर को क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ा देंगे और 1 और 2 के बीच में जो होगा उसके इलेक्ट्रॉन को उठा करके कार्बन नंबर 1 पे रख देंगे। क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस वजह से 1 पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और 2 और नाइट्रोजन के बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर आगे की तरफ बढ़ा दिया था, मतलब आगे की तरफ कर दिया था, इस वजह से नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर झेलना पड़ता है। एक बात याद रखना, जब कोई भी एटम अपना लोन पेयर देता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरीके से हमें इस मॉलिक्यूल का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है और इसके बीच में हम कौन सा साइन लगाएंगे, रेजोनेंस का साइन लगा देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब की बार आपने इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ाया, नाइट्रोजन की तरफ, तो आपका जवाब होना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास रिसीव नहीं हो सकते, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अब कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल बचा ही नहीं है। नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इस वजह से कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ मूव नहीं करेंगे। अब हमें फोर्थ टाइप के कॉन्जुगेशन की बात करनी है, जहां पर लिखा है कि कॉन्जुगेशन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज हैविंग एटम और ग्रुप ऑफ द एटम। मान लीजिए हमारे पास O नेगेटिव एक सिस्टम है, उसको हमने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू पाई बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया है। इस सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, और ये 1 और 2 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होंगे पाई बॉन्ड के, वो कार्बन नंबर 1 पर जाकर के रिसीव हो रहे होंगे। इसका मतलब कार्बन नंबर 1 पर नेगेटिव चार्ज आएगा और 2 और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और वही नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ जा रहा है। इस वजह से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि उसने नेगेटिव चार्ज को आगे की तरफ कर दिया है। अब की बार आप ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज मत बनाना, क्योंकि आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को आगे की तरफ बढ़ा रहे हो, ना कि अपने लोन पेयर को। जब आप लोन पेयर को आगे बढ़ाते हो तभी उस सिस्टम पर पॉजिटिव चार्ज आता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट या टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। इन टाइप्स को समझने के लिए हमें 2 एग्जांपल अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तब जाकर के हमें टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट समझ में आएगा। हमारा पहला एग्जांपल है जिसमें मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम ले रखा है, उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को O नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। अगर हम O नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ दिख रही है, ऑक्सीजन के ऊपर। उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पाई बॉन्ड की तरफ भेजेगा। क्यों भेजेगा,
क्योंकि ये O नेगेटिव और ये पाई बॉन्ड क्या है, एक दूसरे से कॉन्जुगेशन में है, इस वजह से यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। तो O नेगेटिव जब पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा तो ये जो पाई बॉन्ड है 1 और 2 वो आगे बढ़ जाएंगे 2 और 3 के बीच में, और 3 और 4 के बीच में जो पाई बॉन्ड है उनका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कार्बन नंबर 4 पर। तो इस तरीके से हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 1 के बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, 1 और 2 के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, 2 और 3 के बीच में एक पाई बॉन्ड बनेगा, और 4th नंबर के कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जाकर के रुक रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कार्बन नंबर 1 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीजन की तरफ बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, तो जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि O नेगेटिव ही इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, जो हमारा O नेगेटिव है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, देने का काम कर रहा है। इसका मतलब जो O नेगेटिव है वो हमारा प्लस R ग्रुप है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि प्लस R ग्रुप वो लोग होंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ बढ़ाएंगे या उनकी तरफ भेजेंगे। एक बात देखो, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ भेजता है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्लस R ग्रुप होंगे वो जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे वो इलेक्ट्रॉन जाकर के एकोमोडेट हो जाएंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर, और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में दिख सकते हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल पे आते हैं जिसमें हमने एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम ले रखा है। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से हमने CH2+ को जोड़ दिया है। CH2+ में एक कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ये बोलेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारी तरफ भी कर दो। तो कार्बन नंबर 3 और 4 के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 4 और 5 के बीच में जाकर के रिसीव होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे तो कार्बन को क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पा करके न्यूट्रल हो जाएगा और वो CH2 के फॉर्म में दिखेगा, और कार्बन नंबर 4 और 5 के बीच में हमें एक पाई बॉन्ड भी दिखेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब कार्बन नंबर 3 और 4 से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहे थे उसी समय कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो है 2 और 3 के बीच में जाकर के रिसीव होंगे। इस वजह से आगे हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर 2 और 3 के बीच में हमें एक पाई बॉन्ड दिखेगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन नंबर 1 पर हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अभी सवाल आता है पॉजिटिव चार्ज क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ के कार्बन नंबर 1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ चला गया। इसका मतलब 1 से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम और CH2+ की बात करेंगे। यहाँ पर जो CH2+ होता है उसको हम -R ग्रुप बोल रहे होते हैं। माइनस हम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, और जब इलेक्ट्रॉन CH2+ की तरफ फ्लो कर रहे होंगे तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो -R ग्रुप होते हैं वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल के तौर पर सीखा उसको हम समराइज करेंगे तो +R इफेक्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा? +R ग्रुप मिलेगा। और +R ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को फ्लो कराता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर जाएंगे तो वहां पर कौन सा चार्ज दिखेगा? हमें नेगेटिव चार्ज दिखेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो +R ग्रुप होते हैं वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। किसी भी एटम या एटम के ग्रुप को देख करके हम ये कैसे पता करेंगे कि वो +R ग्रुप है या -R ग्रुप है? तो +R ग्रुप को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि किसी ग्रुप के पहले एटम पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो ग्रुप जो है +R ग्रुप कहलाएगा। क्योंकि +R का मतलब क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो, और इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता किसके पास होती है? या तो एनायन के पास होगी या तो लोन पेयर रखने वाले किसी सिस्टम के पास होगी। तो चलिए लोन पेयर वाले सिस्टम की बात कर लेते हैं। जैसे हमने NH2 ले लिया तो नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये +R ग्रुप है। हम OH एग्जाम्पल लेंगे तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इस वजह से OH जो होगा वो +R ग्रुप होगा। नेक्स्ट देखते हैं NHCOCH3, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इस वजह से ये भी जो है +R ग्रुप होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी हैलोजन ले लो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पर क्या रहेगा? हमेशा इस पर लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। इस वजह से जो हैलोजन्स होंगे वो +R ग्रुप होंगे। अब हम एनायन वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने O नेगेटिव लिख रखा है तो हमारे वाले एटम के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वो निश्चित रूप से +R ग्रुप होगा। सिमिलरली हम NH नेगेटिव की बात कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या दिख रहा है? आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस वजह से ये भी +R ग्रुप होगा।
अब हम माइनस आर इफेक्ट की बात करेंगे। माइनस आर इफेक्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा माइनस आर ग्रुप होता है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन चूसने का काम करता है, खींचने का काम करता है। इसका मतलब वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा देता है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही होगी तो उसके अंदर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज आकर के डेवलप हो रहा होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से माइनस आर ग्रुप लगा हुआ है तो। हमारे मन में अगला सवाल यह आता है कि भाई माइनस आर ग्रुप को कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर किसी सिस्टम के अंदर एक्स डबल बॉन्ड वाई या एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई का रिलेशन मिलता है तो जो वो ग्रुप होगा वो ग्रुप माइनस आर ग्रुप होगा। अब यहाँ पर x और y क्या है? x और y ऐसे एटम है जिसमें y जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x के। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए x जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके नाम पे हमने कार्बन ले लिया तो हमें y क्या लेना चाहिए? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन लेना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन जो है कार्बन से ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? सी डबल बॉन्ड एन एच। तो देखिए यहाँ पर कार्बन क्या है? एक्स का काम कर रहा है, नाइट्रोजन क्या है? वाई का काम कर रहा है। तो इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने एक्स कार्बन ले रखा है और वाई हमने ऑक्सीजन ले रखा है। तो हमें जो ग्रुप मिलेगा वो क्या मिलेगा? सी डबल बॉन्ड ओ मिलेगा। तो जो ये CO ग्रुप होता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, वो क्या होते हैं? माइनस आर ग्रुप होते हैं। अगर हमने x की जगह पे नाइट्रोजन ले लिया तो हमें y क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज़्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल होगा NO2 जिसमें हम नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O लेंगे। तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O है जिसमें ऑक्सीजन क्या है? Y का काम कर रहा है और नाइट्रोजन जो है X का काम कर रहा है। इस वजह से जो हमारा NO2 ग्रुप होगा वो माइनस आर ग्रुप होगा। अब हम बात करते हैं एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई की। हम अगर वाई क्या ले लें? यहाँ पर नाइट्रोजन ले लें और कार्बन ले लें एक्स की जगह पर, तो हमें क्या मिल जाएगा? सी ट्रिपल बॉन्ड एन मिल जाएगा। तो जो हमारा सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है ये एक माइनस आर ग्रुप होता है। अभी जो हमने एक्स वाई रिलेशन वाला ग्रुप पढ़ा है उससे हम आसानी से माइनस आर के ग्रुप को पहचान ले जाएंगे। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि हमारे बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन या मेटा पोजीशन पे कुछ लगा हुआ है। तो आखिरकार ये बेंजीन का ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन क्या होता है, हम वो चीज़ अब सीखने वाले हैं। देखो भाई, अगर आपको सिंपल सा बेंजीन दिया जाए तो इस बेंजीन के अंदर ना तो ऑर्थो पोजीशन है, ना तो पैरा पोजीशन है, ना तो मेटा पोजीशन है। ये सारी जो पोजीशंस होती हैं ये सिर्फ तभी हो पाती हैं जब हमारा बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूटेड हो, कम से कम उस पर एक सब्स्टिट्यूशन हो। इसका मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर इप्सो पोजीशन की बात करते हैं, ऑर्थो पोजीशन की बात करते हैं, पैरा पोजीशन की बात करते हैं और मेटा पोजीशन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बेंजीन है, उस बेंजीन पर हमने एक ग्रुप G ला करके लगा दिया है। ये ग्रुप जिस कार्बन से आकर के जुड़ेगा उस कार्बन को कार्बन नंबर 1 मान लेते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को कार्बन नंबर 2, आगे 3, 4, फिर आगे 5 और आगे 6 लिख देते हैं। जो कार्बन नंबर 1 है हम उसको इप्सो पोजीशन बोलते हैं जिस पर हम ग्रुप ला करके लगाते हैं, और जो कार्बन नंबर 2 है उसको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, और कार्बन नंबर 3 को हम मेटा पोजीशन बोलते हैं, और कार्बन नंबर 4 को पैरा पोजीशन बोलते हैं। पैरा को आप पैर साइड समझ लेना, इसका मतलब इस ग्रुप के पैर साइड पे कौन आ रहा है? ये आ रहा है। इस चीज़ को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है वो इप्सो पोजीशन है, और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 दोनों सिमिलर हैं, वो ऑर्थो पोजीशन है। कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 ये क्या है? मेटा पोजीशन है, और कार्बन नंबर जो 4 है वो एक पैरा पोजीशन है। अभी तक प्लस आर इफेक्ट के बारे में जितनी कथा कहानी हमने पढ़ी है उसको मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एनिलीन ले रखा है। एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन पर NH2 ग्रुप को लगा देना, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और ये लोन पेयर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। इस वजह से यहाँ पर जो NH2 है वो प्लस आर ग्रुप का काम करेगा और यहाँ पर हमें प्लस आर इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक बार मैं कॉन्जुगेशन के सिस्टम को दोबारा बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, फिर हमें एक सिंगल बॉन्ड दिया गया, फिर आगे क्या दिया? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक एटम के ऊपर लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन की कंडीशन जो है पूरी हो रही है, तो हम यहाँ पर आसानी से रेजोनेंस करा सकते हैं। नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है ये आगे की तरफ आएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर हमें आगे की तरफ पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। और जो ये वाला पाई बॉन्ड है इनके दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। अगर कार्बन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे इसका मतलब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज दिखेगा। अब हम इस पर फोकस करेंगे जहाँ पर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर आगे डबल बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ भी कॉन्जुगेशन की कंडीशन बन रही है कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर हमें आगे चल के एक पाई बॉन्ड मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन की कंडीशन हो रही है, तो यहाँ पर भी हम रेजोनेंस करवा सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा? यहाँ पर आएगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? अगले कार्बन के ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से इस वाले कार्बन पर हमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इनके बीच में आकर के रिसीव हुआ है तो इस वजह से हमें यहाँ पर एक पाई बॉन्ड दिखेगा।
इस वाले स्ट्रक्चर में भी हमें यही करना है। इस वाले कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आगे हमें एक क्या दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड। आगे फिर से हमें एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर फिर से कॉन्जुगेशन की कंडीशन होगी, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके अगले वाले कार्बन पे चले जाएंगे। तो देखिए इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पाई बॉन्ड मिल जाएगा। इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आगे आएगा, और जो ये आपको दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर चले जाएंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। जो यहाँ पर NH2 पॉजिटिव ग्रुप था वो क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन मिलते हैं। अब हमें ये बात करनी है कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जब जाता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस कार्बन पे ज़्यादा दिखती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इस वाले कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस वाले कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज है। ये जो कार्बन है वो NH2 ग्रुप के किस पोजीशन पर आते हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये वाला कार्बन कैसा है, ऑर्थो पोजीशन पे है। ये वाला कार्बन पैरा पोजीशन पर है। ये वाला कार्बन भी ऑर्थो पोजीशन पे है। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे प्लस आर ग्रुप होते हैं वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट भेजते हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा था कि लोन पेयर वो इस सिस्टम के अंदर जा रहा था। इसका मतलब NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन भेजता है बेंजीन के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में हमें दिखेगा। तो देखिए इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज दिखता है। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ दिखता है वो हमें देखना है। देखो नेगेटिव चार्ज हमें इस वाले कार्बन पर दिखता है, इस वाले कार्बन पर दिखता है, और अगले स्ट्रक्चर में हमें इस वाले कार्बन पर दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि NH2 के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कहाँ कहाँ बढ़ रही है, ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ रही है, पैरा पोजीशन पे बढ़ रही है, फिर से ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा NH2 ग्रुप है वो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देती है। अब हम ये चीज़ क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि जब NH2 इलेक्ट्रॉन भेजता है तो वो नेगेटिव के फॉर्म में हमें कहाँ कहाँ दिखते हैं, केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दिखते हैं। NH2 के रिस्पेक्ट में हमारा जो मेटा पोजीशन है उस पर कभी भी देखिए नेगेटिव चार्ज बनता हुआ आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो NH2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजता है वो कभी भी मेटा पोजीशन पर तो जाता ही नहीं है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि प्लस आर ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सेकंड पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कि प्लस आर ग्रुप जनरेट नेगेटिव चार्ज इन द सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो NH2 ग्रुप है वो सिस्टम के अंदर क्या डाल रहा है, नेगेटिव चार्ज डाल रहा है। सिंपल सी बात याद रखना कि अगर कहीं पर प्लस आर ग्रुप होगा तो वो सिस्टम को नेगेटिव चार्ज देगा, और कहीं पर माइनस आर ग्रुप होगा तो वो सिस्टम को पॉजिटिव चार्ज देगा। इस बात को आप याद रख लीजिए। अब हम बात करेंगे माइनस आर इफेक्ट की, और माइनस आर इफेक्ट को समझाने के लिए हम एक माइनस आर ग्रुप लेंगे और उसको हम बेंजीन से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बेंजीन लिया हुआ और बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और H ले रखा है। C डबल बॉन्ड O के ग्रुप को देख करके हमें कुछ समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर XY का रिलेशन दिख रहा है। देखो X, फिर क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड Y। X यहाँ पर क्या है, कार्बन है, और Y क्या है, ऑक्सीजन। और Y क्या होना चाहिए भाई, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो Y यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू X के। तो इस वजह से हमारा जो CHO ग्रुप होगा वो एक माइनस R ग्रुप होगा, और वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के खींचने का काम करने वाला है, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कराने का काम करने वाला है। और जो ये हमारा माइनस R ग्रुप है ये हमारे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगा हुआ है। देखो बेंजीन के अंदर जो ये आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड O की तरफ जाएंगे। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो आपको ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और क्योंकि हमने अभी बोला था कि ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, इस वजह से यहाँ पर आपको एक पाई बॉन्ड दिखेगा। अब हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की। इस वाले कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन आपने आगे की तरफ ऐसे कर दिया था, इस वजह से इस वाले कार्बन पर अब पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो भैया इस वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर आगे हमें चल के एक डबल बॉन्ड मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस वजह से यहाँ पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कराने के लिए जो ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे। अगर वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि हमने इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ा दिया था, इस वजह से इस वाले कार्बन पर हमें यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। सिमिलरली आगे भी ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता जाएगा। यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, और इस वाले पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। अब यहाँ से आगे आने में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अब यहाँ पर आएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको दो पाई बॉन्ड बनाने होंगे, एक तो यहाँ बनाने होंगे और दूसरा हमें यहाँ बनाने होंगे। इस तरीके से हमें बेंजल्डिहाइड के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हुए दिखेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमारा माइनस आर ग्रुप होता है वो किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर पॉजिटिव चार्ज ला करके क्रिएट कर देता है, और उसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को वो अपनी तरफ खींच लेता है।
तो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज आएंगे। देखो भाई, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहे हैं, इस वाले कार्बन पे आ रहे हैं, बाद में इस वाले कार्बन पे आ रहे हैं और उसके बाद वाले स्ट्रक्चर में इस वाले कार्बन पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा CHO ग्रुप है वो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट रही है, तो हम कहेंगे कि -R ग्रुप डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन। याद रखना कि जो हमारा -R ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करेगा कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा की पोजीशन पर। लेकिन अगर यही +R ग्रुप होता वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा होता, कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा की पोजीशन पर। इससे ये साबित हो रहा है कि जो हमारा +R और -R है ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन के लिए है, इनमें से कोई भी मेटा पोजीशन पर कुछ भी नहीं करता। मतलब कि हमारा जो +R होता है वो मेटा पोजीशन पर ना तो इलेक्ट्रॉन भेजता है, ना तो -R मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन खींच करके बाहर लाता है। इसका मतलब ये होता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है मेटा पोजीशन पर नहीं लग रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको आराम से समझ में आ जाएगा, जिसमें लिखा है कि -R ग्रुप जनरेट्स पॉजिटिव चार्ज इन द सिस्टम। वो चीज़ हमें दिख रही है कि यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ध्यान बस आप ये रखना कि चाहे +R ग्रुप हो चाहे -R ग्रुप हो, वो कभी भी मेटा पोजीशन को नहीं छूते। ना तो वो मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज भेजते हैं, ना तो मेटा पोजीशन पर वो पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। इस लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में सिखाऊंगा। यहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब होगा कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और रेडिकल के बारे में आपको सिखाऊंगा। और अगले लेक्चर में ही हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में सीख रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।